मैं गणपति की वंदन करता हूँ, कर सरस्वती को नमन प्रथम मैं गणपति की वंदन करता हूँ, वो कामनाएं सभी की पूर्ण ये विनती मन ही मन करता हूँ। इस कार्यशाला में पधारे समस्त कृषक श्रोतागणों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, मैं सत्सत अभिनंदन करता हूँ, मैं सत्सत अभिनंदन कि तुम्हारी दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोय कर्म बड़े भागी, बड़े भाग्य से आप सभी के एक साथ दर्शन हुए। मैं इस कार्यशाला में आपका तहे दिल से, विभाग की तरफ से, खुद की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सेट करनी हो तो डालो, कितनी भी सुगंधी चाहे पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता है। पान है ना, पान जो खाते हैं वो पत्ते के बगैर अच्छा नहीं लगता है कि और सारी चीजें मुंह में डायरेक्ट डाल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इलायची या लौंग डालो, कितनी भी सुगंधी चाहे पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। खाने को तो पत्तल दो ने प्लेट में भी खा ले, किंतु खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। घर पूरा सजा धजा हो मगर घरवाली के बिना अच्छा नहीं लगता। मौन हो भजन सुने, मौन हो भजन सुने, कोई प्रशिक्षण या कार्यशाला घोर तालियों के बिना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये मैं और उन पे यदि कहीं प्रश्न आपके हो, वन में नहीं होना चाहिए, आपको प्रश्न हो तो जरूर आपसे पूछना। एक तो अब पिंक बॉल जो गुलाबी सुंदी लटका प्रबंधन कैसे किया जाए, पहला तो ये। दूसरा है कि अपने को कपास में जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसका ये माइनर पेस्ट था, माइनर का मतलब बहुत कम आता था, और जब हम पढ़ते थे तो इसको मतलब एक माइनर में रखते थे, कभी कोई इसमें प्रश्न भी नहीं पूछते थे, कोई चर्चा भी नहीं होती थी। मेजर पेस्ट की वो हीली होती थी, सफेद लट्टू जो मूंगफली में जो बनती है, व्हाइट गर्म जिसको बोलते थे, व्हाइट गर्म है, हीलियोथिस है, तंबाकू की कैटरपिलर है, सकिंग पेस्ट है, एंड्रोलॉजी में ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये पिंक बोर्डवॉर्म को कोई जानता भी नहीं था और कोई पसंद भी नहीं आता था। इसको सही करते या बंद करते, यदि पहले से भी इतना ही जागरूक होता, खासकर इतना अवेयर कर देता तो शायद इतना नुकसान नहीं। उसमें जो इसकी सर्वे रिपोर्ट में 21 से 91% तक इसका इन्फेस्टेशन मिला है, मतलब 21 से 91% तक नुकसान आका गया है और 66% नुकसान हो गया। एक अपन नुकसान के आकलन करते हैं तो 66% नुकसान हुआ है। आपको इंश्योरेंस करा रहे हैं, पाएंगे कोई केस ऊपर आ जाए तो कम से कम जो नुकसान होता है उसको कुछ भरपाई हो सके। अपनी रिक्वेस्ट है, और यदि आपने केसीसी में ये रखी गैर ऋणी बगैर नगद आप इंश्योरेंस कराना चाहें तो आप नगद कराएं, ये इंश्योरेंस कराना नहीं भूलें। मैं फिर दूंगा, लास्ट में भी दे दूंगा कि काश्तकार भूले नहीं, फिर भी कई काश्तकार मतलब चूक जाते हैं। इंश्योरेंस कराना नहीं भूलें। इंश्योरेंस की महत्ता मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इंश्योरेंस आदमी भी अपना कराता है, वो सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में मेरा कोई रखवाड़ा रहे इसलिए इंश्योरेंस किया जाता है। जोखिम स्तर को किस तरह से नहीं चलाया जाए। कपास में पिंक बोर्डवॉर्म की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वो आगे जीवन चक्र है, उसको नींद में उठा के पूछोगे तो वो बता देगा पूरा, मतलब सारी कहानी ला देगा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि आप पिछले साल भी इतने जागरूक रहते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। इस कीट में यदि आपने को पहली बात तो फर्स्ट जनरेशन, पहला तो फर्स्ट इन्फेस्टेशन, पहला आक्रमण जब करता है उसी समय यदि अपने को पता चल जाए उसको रोका जाए, फर्स्ट इन्फेस्टेशन को रोका जाए और फर्स्ट जनरेशन को रोका जाए तो ये रुक सकता है। यदि अपन ने दोनों ही स्टेज खो गई ना तो फिर ये काबू में नहीं आए। हालांकि प्रकृति ने बड़ा वो विडंबना है कि इसकी जैसे पहला इन्फेस्टेशन होता है, पहली मौत निकलती है, ये मोनोफोगस है, मतलब सिर्फ कॉटन पे ही रहता है। कॉटन पीछे कॉटन का पौधा जिंदा हो या कॉटन के रेडिडुअल हो या कॉटन के डिंडे हो या अवशेष हो, ये सिर्फ कॉटन पे रहता है और कहीं नहीं जाता, और कहीं नहीं जाता।
तो इसका मतलब अपने को यदि इसको कॉटन से थोड़ा सा हटा दें इसको, तो निश्चित रूप से अपन इसके जो आक्रमण से बच सकते हैं। जैसे वो मिलेंगे ना, वो सब बनसटियों में या आपके टिंडों में जो दो बीज होते हैं जिनको गुथुआ रहता है, उसको आप खोल कर देखेंगे तो उन दो कोटिलेडन्स के बीच में ये इसका प्यूपा मिलता है। और इस प्यूपा में से जैसे ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलता है, थोड़ी सी नमी मिले, टेम्परेचर थोड़ा हाई मिले, ह्यूमिडिटी ज्यादा मिले, इसकी प्रीडिस्पोजिशन कंडीशन जितनी अच्छी होगी ना, तो इसमें से वो प्यूपा में से मौत है निकल के भाग निकले। और वो मौत है ना, वो देखिए जब प्यूपा से मौत निकलता है तो उसका कहते हैं इतना वेग होता है, वो बहुत वेग से बाहर निकलता है। तो ये मानते हैं कि 90% उसकी डेथ वैसी हो जाएगी, और यदि 10% भी यदि वो कॉटन में चला गया तो इसकी जनरेशन मल्टीप्लिकेशन इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। और यही कारण है कि बोलवर्म कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इस बार हमने काश्तकारों से अपील भी की थी, आप पहला जो सोइंग करें, कपास की जो बिजाई करें मिट्टी कॉटन की, थोड़ा सा डिले करके करें। सोइंग जो विंडो है ना, सोइंग का समय है ना, वो बहुत लंबा नहीं रखें। ऐसा नहीं कि भाई वो अप्रैल से स्टार्ट करी और आप जून तक सोइंग करते रहें, थोड़ा सा डिले करें। हालांकि डिले में देखो, पहले ये समय का चक्र है, समय बलवान है। पहले खेती में कहते थे अगेती जो बोनी करे, चुन चुन बोवे बीज, और खेता पूरो खाद दे तो धरती में जेरी। ये मैं नहीं कह रहा, ये घाघ कवि कह गया था जब वो खेती सींग से स्टार्ट होती थी, तब उसने कहा था कि 4 चीज कर लो तो खेती बहुत अच्छी होगी। अगेती जो बोनी करे, चुन चुन बोवे बीज, खेता पूरो खाद दे तो धरती में जेरी, धरती माता को बीज के जेरी, ये कह के गया था। और अब ये विडंबना है कि हम खुद कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसका सोइंग स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा बदलो। आप थोड़ा सा इसका जो इंसेक्ट का बिहेवियर है ऐसा है कि उधर से बनसटी को झाड़ोगे या उधर से मानसून होगा, इससे कंटीन्यूअल एटमॉस्फेयर होगा और इसके प्यूपा से मौत निकलेगी। और मौत पहले ही वो इसको जो छोटे छोटे जब अपन सोइंग कर देंगे तो यदि 4 इंच का पौधा भी होगा तो उसी पौधे में सर्वाइव कर जाएगा। मोनोफागस इसलिए कहते हैं। 150 दिन तक ये मौत सर्वाइव करता है, 150 दिन तक ये मौत में पड़ा रहता है, डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इतने डोरमेंट स्टेज में इतना लंबे समय तक रह जाता है ना, तो निश्चित है इसकी कैपेसिटी। और ये मौत जब बाहर निकलती है, और मौत बाहर निकलने के बाद ये मानते हैं कि पत्ती की निचली सतह के ऊपर या कैलिक्स कोरोना एंड्रेशियम गायरेशियम, जो फ्लावर के नीचे के पेटल्स होते हैं उनके ऊपर अंडा दे देती है। और उनके ऊपर अंडा देने के बाद अंडे में से वो लट बनती है, अंडे से जिसको लार्वा कहते हैं। वह मतलब कपड़े सीलने की जो सुई होती है ना, उसका पिछला जो भाग होता है जिसमें से धागा होते हैं, इस साइड की वो लट बाहर निकलती है और ये लट है ना उस टिंडे में घुस जाती है। और इसकी ये खासियत है कि टिंडे में घुसने के बाद ये अपने एक्सक्रीटा से ये जिस गेट से घुसती है उस गेट को बंद कर देती है। बंद करने के बाद ये टिंडे में जाने के बाद ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये टिंडा इन्फेक्टेड है या नहीं। मगर इसमें टिंडे में घुसने से पहले जब फ्लावर में होती है तो फ्लावर में जैसे रस चूसती है तो फ्लावर के पैटर्न से वो बंद हो जाते हैं। जैसे गुलाब के फूल के पैटर्न्स बंद हो जाते हैं, उस तरह से इसके जो फूल है वो बंद हो जाते हैं, रोजेटी टाइप फूल हो जाते हैं। तो उससे भी पहचाना जा सकता है। और भाई जितने फूल बंद हुए यदि उनको चू करके धरती में गाड़ दें तो इसकी पहली जनरेशन खत्म हो जाएगी। ईटीएल पर नहीं जाने दें। अब ईटीएल को कैसे पहचानें? मतलब इस कीट की सबसे खासियत ये है कि यदि अपन ईटीएल को पहचान लेंगे तो आधा काम हो जाता है, अपन इसको वहीं रोक सकते हैं। ईटीएल का मतलब ये है कि अपन खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाएं। फेरोमोन ट्रैप एक ट्रैप है वो 17-18 रुपए का आता है, एक ट्यूब 20 रुपए का आता है। मतलब 1 हेक्टर में 4 बीघा में 5 फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। और तो 5 फेरोमोन ट्रैप की कीमत है 552 रुपए 25 पैसे कुछ ऐसी है, मात्र इतनी है।
फेरोमोन ट्रैप हमने भी सब्सिडी पे मंगाए हैं, हम जल्दी कल परसों से स्टार्ट कर देंगे वो आधी पोस्ट पे बांटने के लिए, और वो बहुत कम है, खासकर खुद के लेवल पे भी लगा सकता है। हमने जितनी बीटी कॉटन की कंपनी है सबको ये कहा है कि आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं जहां जहां आप। इसकी खासियत ये है कि जैसे और इंसेक्टों में होता है ना, इसकी भी वही आदत है। इसमें जनरली मानते हैं कि एक प्यूपा में से मतलब नर और मादा दोनों निकल जाते हैं। अब सबसे पहले जहां मादा जाती है, मादा अपने अंदर से फेरोमोन एक स्मेल, एक सुगंध निकालती है, और वो सुगंध ये बताती है कि उसका नर को ये पता चल जाए कि मेरी मादा कहाँ बैठी हुई है। और वही सिंथेटिक जो ल्यूर होता है ना, उसमें वो फेरोमोन ही होता है। उस वो फेरोमोन से क्या होता है कि वो नर भ्रमित हो जाता है। एक मतलब जितने भी ये इसके मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, जैसे फेरोमोन है, स्टिकी ट्रैप्स है, येलो ट्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक नर को भ्रमित करती है। और ये मानते हैं कि एक फेरोमोन में 3 दिन में कंटिन्यू यदि 5 से 8 मौत आ रही है तो मान लेते हैं कि ईटीएल, वो ईटीएल का सबसे अच्छा कारण है। यदि आपने बढ़ते ही फेरोमोन ट्रैप लगा दिया और आपने 5 से 7 मौत गिन ली, तो प्रोफाइलेटिक आप नीम बेस, नीम का जो निम्बिसिडिन या एजिटेक्टिन 1500 ppm आता है, उसको 5 ml 1 लीटर में और 1 ग्राम कोई भी वाशिंग पाउडर डाल करके अपन प्रोफाइलेटिक स्प्रे कर सकते हैं। प्रोफाइलेटिक स्प्रे का ये है कि कम से कम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो रुकती है, ठीक है। तो ईटीएल से आने से पहले और ईटीएल तक अपन नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे पहला बात तो ये मौत आ गई, दूसरा हो सकता है कि अपन ने 100 आपने गिने फूल गिने, और 100 फूलों में से यदि 8 से 10 फूल भी रोजेटी टाइप मिल गए, आपको बंद मिले, तो आप मान लेते हैं कि इसमें ईटीएल आ गए। ईटीएल का मतलब है आर्थिक स्तर से ऊपर जाने की संभावना है, और आर्थिक स्तर से ऊपर जब जाएगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, और नुकसान पहुंचाएगा तो ये कंट्रोल नहीं होगा। अपने को जबरदस्ती स्प्रे नहीं करना चाहिए। खेती कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, खेती करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, हार की, मार की, प्यार की। ये खेती कुछ कहना चाहती है और तुम्हारे पास रहना चाहती है। यदि एक एक चीज आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, ईटीएल का पता नहीं चलेगा, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्प्रे के पैसे का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, और तभी स्प्रे करें। यदि आर्थिक स्तर पे यदि ईटीएल पे पहुंच गया है, तो आप पहला स्प्रे इमामेक्टिन बेंजोएट का करें। इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करेंगे तो ये हम मानते हैं कि ये लट है ना, वो अभी टिंडे में नहीं घुसी है, और टिंडे में घुसने के बाद इस लट को नहीं पहचान सकते, क्योंकि घुसने के बाद ये अपना गेट बंद कर लेती है। में मालूम चलेगा कि मेरा खेत तो पूरा पिंक और सब है, इसलिए इसका ईटीएल पहचानना बहुत जरूरी है। अब आपको का प्रश्न बहुत क्रिटिकल आने चाहिए, ठेके कर गया ये भी तो अपना स्तर से रोको ना, सब्सिडी दो, बीज में सही करो, विभाग के पास भी बहुत कुछ साधन है। मैं थोड़े से प्रयास बताऊंगा जो इस अदम प्राणी से थोड़े बहुत हुए हैं, वो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आने के बाद ये भी कहेंगे कि बीज मारा था, और कहीं तो बच सकते हैं, सीधा अपन कहीं गुस्सा नहीं उतरता है तो कहीं कहीं घर के सदस्य पे निकलेगा या कहीं गुस्सा निकल जाता है। तो और वो घर का सदस्य एक मैं हूँ, विभाग ही है जहाँ मतलब आसानी से बैठा रहो चुपचाप, कहीं को नहीं करो, वो बढ़ जाएगा, साथ वो बीज मारो बेच देगा। तो बीज के बारे में ये जरूर है, आप बीज यदि अच्छा है, निश्चित है कि बीज यदि अच्छा है तो आधी खेती पूरी हो जाती है। और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में टोटल राजस्थान में करीब 85 वैरायटियों को
अनुमोदित किया गया था, बेचने के लिए परमिशन दी गई थी, जिसमें गंगानगर में 34 कंपनियों को अलाउ किया था। 34 कंपनियों में 235 वैरायटियों को परमिशन दिया था राजस्थान में, जिसमें 101 वैरायटियां गंगानगर में बिकी है। आई जरूर है, बिकी या नहीं बिकी इस बात तो भी वापिस भी चला जाए। पूरे 27 इंस्पेक्टरों को जब फील्ड में भेजा तो कहीं डुप्लीकेसी हो जाती है, डबल सैंपल भी लिए गए, 117 सैंपल लिए गए हैं। और हमने कोशिश पूरी की है कि हर लॉट का, हर बैच का सैंपल लिया जाए, ताकि काश्तकार यदि ये कहे कि मैंने फलाना डीलर से बीज लिया था, कि बीज बाड़ा था, तो हम कम से कम उस डीलर को पकड़ के ये पूछ लें कि पता किस लॉट का है और उस लॉट का हमने सैंपल लिया है या नहीं। वैसे मिला के मैं तो आपके साथ इधर जाओ तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बीज के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि हमने इंश्योर किए, पूरी तरह से कोशिश की है, अगर बीज में कोई दिक्कत नहीं आए, फिर भी आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बीज अच्छा तरह से संभाल के लेना चाहिए। कहते हैं कि पतलू बीज सदा दुखदाई, गुणा बीज की उपज में आई। पतला बीज और गोदी और आप बच्चा यदि प्री मैच्योर हो जाता है तो वो 15-16 साल तक हर साल हॉस्पिटल दिखाता है। और पतला बीज यदि बो दिया ना, मरा बीज पतला बीज बो दिया, तो जब तक फूल और टिंडे नहीं बढ़े, इतने मोदे पड़ के देख लीजिए। पतलो बीज सदा दुखदाई, गुणा बीज री उपज में आई, बीज परखियो चाली और धोखा रह रहा है, कोई धोखा नहीं है। अच्छा बीज होगा, अच्छा।